नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, पीयूष प्रवाह 12th आरबीएसई बोर्ड की जो सेकंड बुक है उसके अंदर हमारे 4 चैप्टर जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग 5वें चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों ने वो पिछले वीडियो नहीं देख रखे हैं तो एक बार वीडियो जरूर देख लीजिए ताकि आप लोगों को सारे चैप्टर अच्छे से समझ में आ सके। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आप लोगों को समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम लोग देखिए बच्चों, यहाँ 5वां जो चैप्टर है उसे हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, पाठ जो है 5वें नंबर का है जिसका नाम है कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण। कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण। ये जो पाठ है बच्चों, ये एक यात्रा वृत्तांत है, विधा है। क्या है ये? यात्रा वृत्तांत है। यात्रा का वर्णन क्या है? सेठ गोविंद दास जो इसके लेखक हैं, इसके लेखक का नाम क्या है बच्चों? सेठ गोविंद दास। यहां मैं लिख देता हूं सेठ गोविंद दास। ठीक है, ये इसके लेखक हैं सेठ गोविंद दास। यहां हम लोग देखिए ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कर रहे हैं तो ये यात्रा वृत्तांत है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि यात्रा वृत्तांत साहित्य की कौन सी विधा होती है। देखिए, इसी के बाद में हम लोग संवाद सेतु वाला जो टॉपिक है उसे भी पढ़ने वाले हैं और उसमें 5 यूनिट हैं। तो 5वीं जो यूनिट है वहां पर भी आपसे ये पूछा जाएगा कि यात्रा वृत्तांत क्या है, डायरी लेखन क्या है, रिपोर्टाज क्या है, रिपोर्ट क्या है, प्रतिवेदन क्या है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यात्रा वृत्तांत साहित्य की वह विधा होती है जिसमें लेखक अपनी किसी यात्रा का वर्णन करता है, साथ ही उस यात्रा के दौरान जो भी उन्होंने स्थान देखे हैं वहां की जो भौगोलिक या जो सांस्कृतिक परिवेश होता है या उनकी जो सुंदरता है उसका वो वर्णन करता है। साथ ही जो अपने अनुभव होते हैं उसे भी वो क्या करता है, पाठक के साथ शेयर करता है, साझा करता है। साथ ही उस स्थान के लिए लोगों को क्या करता है, प्रेरित भी करता है। तो वापिस सुनिए कि यात्रा वृत्तांत साहित्य की वह विधा होती है जिसमें लेखक अपनी किसी यात्रा का वर्णन करता है, साथ ही उस यात्रा के दौरान जो जो स्थान उन्होंने देखे थे उनका भी वो वर्णन करते हुए चलता है ताकि पाठक जो है पढ़ने के बाद उन स्थानों को देखने के लिए क्या हो, उत्साहित हो। इसलिए वह यात्रा का बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णन करता है। जो आज हम ये यात्रा वृत्तांत पढ़ने वाले हैं सेठ गोविंद दास का, देखिए बच्चों 101% पूरी संभावना रहती है कि इस चैप्टर में से क्वेश्चन जरूर आएंगे। अभी देखिए कोरोना काल चल रहा है, इसमें पता नहीं है कि कितना % सिलेबस कम होने वाला है। इसलिए हम लोग सबसे पहला काम है कि चलो ठीक है, अब समय है, हमारा समय पर कोर्स हो रहा है तो एक बार पूरा कोर्स हम लोग पढ़ लेते हैं। जब जो चैप्टर हटेंगे उसको हटा देंगे और जो चैप्टर बच जाएंगे उन्हीं की एक रिविजन क्लास जो है हम लोग वापस से शुरू कर देंगे ताकि आप लोग बिल्कुल अच्छे से चीज़ों को समझ सके। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से समझने की कोशिश करें और ये देखें कि कहां कहां की यात्राओं का वर्णन करें। तो देखिए यहां पर चित्तौड़गढ़ की यात्रा का वर्णन किया गया है। कहां की? चित्तौड़गढ़। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के अलावा अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा और उज्जैन की यात्राओं का क्या किया गया, वर्णन किया गया है। अब जब यात्रा का वर्णन कर रहा है तो लेखक यहां सबसे पहले जो है चित्तौड़गढ़ की यात्रा का वर्णन करता है। तो देखिए बच्चों, मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो में ये पूरा मैप बनाने वाला हूं कि कैसे कैसे लेखक ने यात्रा की थी। तो लेखक जो है अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ में सबसे पहले चित्तौड़गढ़ की यात्रा पर गए। लेकिन लेखक जब इस यात्रा वृत्तांत को लिखता है तो कहता है कि चित्तौड़गढ़ की यात्रा पर जाने से पहले मैंने कर्नल टोड का राजस्थान का इतिहास जो है पढ़ रखा था। अब ध्यान दीजिए बच्चों कि जो कर्नल टोड हैं, कर्नल जेम्स टोड पूरा नाम है, वो राजस्थान के इतिहास के जनक कहलाते हैं। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर इतिहास को लिखने वाले जो पहले व्यक्ति थे या इतिहास का जनक जिन्हें कहा जाता है, उस व्यक्ति का नाम क्या है? हेरोडोटस।
क्या नाम है? हेरोडोट्स, जिनकी पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। जिनकी पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका, यानी कि वह पूरे विश्व के इतिहास के जनक कहलाते हैं। अगर हम अपने भारत के इतिहास के जनक की बात करें कि हमारे भारत के इतिहास के जनक कौन है, तो वो वेद व्यास जी हैं। कौन है वो? महर्षि कृष्णद्वैपायन, ये पूरा नाम है, जिनको वेद व्यास जी भी कहते हैं, और जिनकी रचना आप जानते हो महाभारत, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा जो ग्रंथ है महाभारत, उन्होंने वो लिखा। तो वो भारत के इतिहास के ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। तो इतिहास के जनक भारत के कौन है? वेद व्यास जी। फिर हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, भाई राजस्थान के इतिहास के जनक कौन है? तो वो हैं कर्नल जेम्स टोड, जिन्होंने राजस्थान के इतिहास का बहुत अच्छे से वर्णन किया है। तो ये जो लेखक हैं सेठ गोविंद दास जी, ये कहते हैं कि हम लोग जब चित्तौड़गढ़ की यात्रा पर गए थे तो उससे पहले मैंने कर्नल टोड का राजस्थान का इतिहास पढ़ रखा था, और पढ़ रखे थे मैंने 2 उपन्यास, ठीक है ना। एक का नाम था राजपूत जीवन संध्या और एक का नाम था वीर जयमल। समझ में आया? तो इन चीज़ों को मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में एक समरी बनाते हुए लिखवाता हुआ चलूँगा, और इसी समरी को आप लोगों को अपने नोटबुक के अंदर फर्स्ट जो पेज होता है, यानी कि जैसे आपने 4 चैप्टर तक के कर रखे हैं, 5वें चैप्टर के अंदर भी ये शॉर्ट समरी आप लोग नोट कर लेंगे, क्योंकि जब हम लोग एग्जाम देने जाएंगे उस समय ये समरी बिल्कुल अच्छे से काम आने वाली है। तो आप ध्यान रखिए कि लेखक ने चित्तौड़गढ़ की यात्रा करने से पहले कर्नल जेम्स टोड, ये उनका पूरा नाम है, कर्नल जेम्स टोड का राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, ये बुक का नाम है राजस्थान का इतिहास, ये उन्होंने पढ़ रखा था। और उन्होंने 2 उपन्यास पढ़ रखे थे। क्या पढ़ रखे थे? 2 उपन्यास पढ़ रखे थे। इन 2 उपन्यासों के अंदर एक उपन्यास का नाम क्या है? राजपूत जीवन संध्या। एक का नाम क्या है? राजपूत जीवन संध्या। अब ये जो राजपूत जीवन संध्या है, इसके अंदर किस चीज का वर्णन किया गया है? इसमें हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किया है। हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, आप ये सब जानते ही हो कि हल्दी घाटी युद्ध का जो वर्णन है, यानी कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो किस किस के मध्य में हुआ था? वो अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य में हुआ था। अकबर और प्लस महाराणा प्रताप के मध्य ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो और दूसरा जो उपन्यास इन्होंने पढ़ रखा था बच्चों, जिसका नाम है वीर जयमल। क्या नाम है? वीर जयमल। इसमें जयमल की वीरता का वर्णन किया गया है। तो यहाँ ये कर्नल जेम्स टोड इस बात का वर्णन कर रहा है, शुरुआत करेगा कि हम लोग चित्तौड़गढ़ की यात्रा के लिए निकले, लेकिन चित्तौड़गढ़ की यात्रा से पहले मैंने कर्नल टोड का राजस्थान का इतिहास पढ़ रखा था, और पढ़ रखे थे मैंने 2 उपन्यास, जिसमें से एक का नाम है राजपूत जीवन संध्या और दूसरे का नाम है वीर जयमल, ठीक है। जो राजपूत जीवन संध्या है उसमें हल्दी घाटी के युद्ध का बहुत ही रोमांचकारी वर्णन किया गया है, और वीर जयमल के अंदर जयमल की वीरता के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ के बारे में उन्होंने पहले पढ़ रखा है कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान की वह भूमि है जहां महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धाओं ने जन्म लिया था। वहां पर केवल योद्धा ही नहीं, जो वीरांगनाएं हैं वो भी पीछे नहीं रही हैं। वहां पर रानी पद्मिनी जैसी स्त्रियां हुई हैं जिन्होंने जौहर परंपरा को क्या दिया था? जन्म दिया था। तो जब लेखक चित्तौड़गढ़ की यात्रा पर जा रहा था तो उन्हें उन सभी महान योद्धाओं के, वीर वीरांगनाओं की याद आती है जिनके बारे में उन्होंने पढ़ रखा था। तो कहते हैं कि हम लोग चित्तौड़गढ़ पहुंच गए। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से 1 बजे
चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से दोपहर के 1 बजे तांगा लेकर, क्योंकि उस समय गाड़ियां नहीं चलती थी, तांगा लेकर के हम लोग चित्तौड़गढ़ की यात्रा पर यानी कि उसके दुर्ग पर पहुंचे। तो चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है उसका वर्णन भी करता है कि चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है एक पहाड़ी पर, एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और बहुत ही सुंदर दुर्ग है, ठीक है ना। और यहाँ अनेक योद्धाओं ने, अनेक वीरांगनाओं ने अपनी मातृभूमि के सम्मान के लिए अपना बलिदान दे दिया था। और बलिदान होने में केवल पुरुष ही आगे नहीं थे, स्त्रियां भी पीछे नहीं थी, ठीक है ना। स्त्रियों ने भी यहाँ पर बलिदान दिया है, तो उन चीज़ों की उसे याद आती है। जब वह चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंदर पहुंचा तो कहता है कि यहाँ देखने योग्य ज़्यादा वस्तुएं नहीं थी, क्योंकि अधिकतर चीज़ें भग्न अवशेष में थी। लेकिन आज भी उन वीर योद्धाओं के सम्मान स्वरूप 2 स्तंभ हम देखने को मिले। एक तो उन्होंने यहाँ पर जो देखा था बच्चों, वह देखा कीर्ति स्तंभ। क्या देखा उन्होंने? कीर्ति स्तंभ। और एक इन्होंने देखा विजय स्तंभ। कौन सा देखा? विजय स्तंभ। ये 2 स्तंभ इन्होंने यहाँ पर देखे। जब लेखक चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में पहुंचा तो वहाँ की जो धूल थी, मिट्टी थी, उसे बार बार अपने माथे पर लगाया और साष्टांग होकर, बिल्कुल दंडवत होकर, और उसके मिट्टी को चूमकर और उस दुर्ग को क्या करा? प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि उस धरती पर खड़ा था लेखक, जिसके बारे में उसने इतना ज़्यादा पढ़ रखा था। वह अपने आप में इतना गौरवान्वित हो रहा था कि मैं आज उस धरती पर, उस बलिदानी धरती के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर अनेक वीरों ने, अनेक वीरांगनाओं ने अपना बलिदान दिया था। तो वह बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है। वह उन दृश्यों को बार बार देखता है। उसके आंखों के सामने वो दृश्य जो उसने पहले पढ़ रखे थे, वो एक एक करके उसकी आंखों के सामने जो हैं वो चित्रित होने लग जाते हैं। इस तरह वह संध्या काल तक उस दुर्ग में बार बार भटकता सा रहा, देखता सा रहा, ठीक है ना। संध्या काल के समय लेखक का प्रिय भोजन बना था दाल बाटी चूरमा, यानी कि लेखक का जो प्रिय भोजन था, प्रिय भोजन का नाम क्या है? दाल बाटी चूरमा, ठीक है। दाल बाटी चूरमा उनका जो प्रिय भोजन बना था, लेकिन एक कोर भी, एक गास भी उनके गले से नहीं उतरा। क्वेश्चन यही बनता है कि लेखक का प्रिय भोजन होने पर भी एक गास भी उसके गले से नहीं उतरा। कारण क्या है? कि वह चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में उसे उन वीर वीरांगनाओं की याद आती है, जिन्होंने अपने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते शहीद हो गए थे। तो वो बड़ा भावुक हो गया था, और भावुक होने की वजह से उसका गला जो है अवरुद्ध हो गया। इस वजह से उसका प्रिय भोजन दाल बाटी चूरमा बना होने पर भी एक कोर भी, एक गास भी उसके मुंह से, गले से नीचे नहीं उतरा, ठीक है। तो यहाँ पर वो चित्तौड़गढ़ की यात्रा का ये पूरा वर्णन करता है। अभी जब हम लोग रीडिंग करेंगे तब हम लोग इसके और भी क्वेश्चन है जिनके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इतनी सी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब बात करेंगे कि जो लेखक है चित्तौड़गढ़ की यात्रा के बाद में पहुंच गया उज्जैन। कहां पहुंच गया? उज्जैन। उज्जैन का जो प्राचीन नाम है वह क्या नाम है? अवंतिका। क्या नाम है? अवंतिका है उज्जैन के अंदर, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां वे ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन लेखक कहता है कि जब हम लोग उज्जैन में पहुंचे तो वहां पर ऐतिहासिक दृष्टि से वहां हमें राजा भोज या विक्रमादित्य के समय के जो ज़्यादा चीज़ें देखने को नहीं मिले। केवल यहाँ पर हमने महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन किए। महाकालेश्वर जो मंदिर थे उसके दर्शन किए, और क्षिप्रा नदी, वह कौन सी नदी बहती है? क्षिप्रा नदी बहती है, ठीक है, जिसको क्षिप्रा नदी भी बोलते हैं। क्षिप्रा नदी जो है उसके जल का क्या किया? उन्होंने आचमन किया, और इस तरह से वो कुछ ही घंटों में, कुछ ही देर में अवंतिका जो उज्जैन है वहाँ से वो लोग रवाना हो गए। कहाँ के लिए? जलगांव के लिए। कहाँ के लिए? जलगांव के लिए। अब बच्चों देखिए, जलगांव है कहाँ? ये जो जलगांव है ये एक तरह से आप कह सकते हो महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। तो
जलगांव के लिए यहाँ वो रवाना हो गए और जलगांव के से वो लोग कहाँ आए, जलगांव से वो लोग आए अजंता। लेकिन जलगांव के अंदर उनके ठहरने की व्यवस्था किसने करी थी? तो यहाँ जलगांव के अंदर लेखक और उनके दोस्तों के रहने की व्यवस्था माहेश्वरी समाज के सुधारक, समाज सुधारक जो थे, जिसका नाम है श्री रूपचंद लाठी। क्या नाम है? श्री रूपचंद लाठी। ठीक है ना। इन्होंने इनके ठहरने की व्यवस्था की, ठहरने की व्यवस्था की। ठीक है, इस तरह से लिख लेना कि जलगांव में माहेश्वरी समाज के समाज सुधारक थे श्री रूपचंद लाठी। उन्होंने जलगांव में उनके ठहरने की व्यवस्था करी और अगले दिन वे गाड़ी से सवार होकर के और कहाँ पहुँच गए बच्चों? यहाँ देखिए, वो आ गए हैं अजंता। कहाँ पर आ गए हैं? अजंता। अब यहाँ देखिए बच्चों, अजंता की बात करेंगे कि ये जो अजंता है, यहाँ की गुफाओं की संख्या कितनी है। अब देखिए, अजंता, एलोरा और एलिफेंटा, तीनों जगह गुफाओं का वर्णन होगा बच्चों, लेकिन तीनों जगह कौन कौन सी गुफाएं हैं इसका अंतर आप लोगों को करना जरूर आना चाहिए। ठीक है, नहीं तो एग्जाम में आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर अजंता की बात हो रही है कि अजंता के अंदर जो गुफाएं थी वो मुख्य रूप से बौद्ध गुफाएं हैं। कैसी गुफाएं हैं वो? मुख्य रूप से बौद्ध गुफाएं हैं। ठीक है, और गुफाओं की जो संख्या है, ठीक है, गुफाओं की संख्या कितनी है? 29 है, यानी कि 29। गुफाओं की संख्या कितनी है? 29 है। इन 29 गुफाओं के अंदर जो 4 गुफाएं हैं वो चैत्य ढंग की हैं। क्या हैं? चैत्य ढंग की हैं। और जो शेष हैं वो विहार ढंग की हैं। अब इन दोनों का मतलब समझिए कि ये क्या मतलब है भाई? चैत्य का मतलब क्या है और विहार का मतलब क्या है? जो 4 गुफाएं हैं वो चैत्य ढंग की हैं और बाकी की जो शेष गुफाएं हैं वो विहार ढंग की है। अब देखिए, भगवान बुद्ध के बारे में बात चल रही है कि भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई जो वस्तुएं थी, यानी कि उनके केस, उनके कमंडल वगैरह या उनके शरीर के जो भी सामान, ठीक है, तो उन्हें जहां रखकर एक गोल स्तूप बनाया जाता है जहां पर पूजा पाठ की जाती है, उसे तो हम क्या कहते हैं? चैत्य। उसे तो हम क्या कहते हैं? चैत्य। और जहां पर बौद्ध भिक्षुओं के रहने के कक्ष होते हैं, जहां पर वो रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विहार। उन्हें हम क्या कहते हैं? विहार। तो आप ध्यान रखिए कि अजंता के अंदर जो गुफाएं हैं वो मुख्य रूप से बौद्ध गुफाएं हैं और इन गुफाओं की संख्या कितनी है? 29 है। समझ में आ रहा है यहाँ तक बच्चों? वापिस सुन लीजिए कि अजंता जो है, इनके अंदर मुख्य रूप से बौद्ध गुफाएं हैं। इन गुफाओं की संख्या 29 है। इन 29 गुफाओं में 4 चैत्य ढंग की है और शेष विहार ढंग की है। इनका जो निर्माण है ईसा पूर्व 100 वर्षों से लेकर ईसा बाद 700 वर्षों तक इनका निर्माण होता रहा है। मतलब ये जो गुफाएं हैं वो कभी एक समय में निर्मित नहीं हुए हैं, बल्कि इनके निर्माण का जो समय है वो काफ़ी हद तक अलग अलग राजाओं के आश्रय में इन गुफाओं का निर्माण हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पर ये सारी डिटेल क्यों बता रहा हूँ बच्चों मैं आप लोगों को, क्योंकि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा अजंता की गुफाओं का वर्णन कीजिए। तो आप लोगों को बताना है कि अजंता की जो गुफाएं हैं मुख्य रूप से बौद्ध गुफाएं हैं जिनकी संख्या 29 है। इन 29 गुफाओं में से 4 गुफाएं चैत्य ढंग की हैं, शेष गुफाएं विहार ढंग की हैं। इनका निर्माण ईसा पूर्व 100 वर्षों से लेकर ईसा बाद 700 वर्षों तक इनका निर्माण होता रहा है। अर्थात इन गुफाओं का निर्माण कभी
होता रहा है, एक साथ इन गुफाओं का निर्माण नहीं हुआ है। अब इन गुफाओं की विशेषता क्या है कि इन गुफाओं को एक ही पर्वत का जो शिलाखंड है, एक ही जो पहाड़ है, उसे काट कर इन गुफाओं को बनाया गया है। इन गुफाओं के अंदर पलस्तर किया गया है। पलस्तर इतना मजबूत है कि आज भी ज्यों का त्यों बरकरार है। उस पलस्तर पर सफेदी की गई है और उन पर चित्रकारी की गई है। क्या की गई है? चित्रकारी की गई। वापिस सुन लीजिए कि इन गुफाओं की विशेषता यह है कि इन्हें एक ही पहाड़ी या एक ही शिलाखंड को काटकर बनाया गया है। एक ही शिलाखंड को काटकर बनाया गया है। उन पर जो है पलास्तर किया गया है, सफ़ेदी की गई है। पलास्तर इतना मजबूत है कि आज भी शताब्दियों के बाद, वर्षों के बाद ज्यों का त्यों बरकरार है और उन पर चित्र बनाए गए हैं। इन चित्रों में से लेखक को जो चित्र सबसे अच्छे लगे उनका वर्णन करता है कि इन्हीं चित्रों में से जो चित्रण मुझे अच्छे लगे, तो एक चित्र का नाम आएगा बोधिसत्व। बोधिसत्व पद्म पाणी, बहुत मोस्ट है बट ये ध्यान रख लेना, इसी से क्वेश्चन बनता है बच्चों। ये बोधिसत्व पद्म पाणी चित्र का वर्णन कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो बोधिसत्व पद्म पाणी अर्थात कमल पुष्प लिए हुए, अर्थात कमल पुष्प लिए हुए, कमल पुष्प लिए हुए भगवान बुद्ध खड़े हुए हैं। ठीक है ना? यह जो चित्र है ये भगवान बुद्ध के महाअभिनिष्क्रमण के काल का है। महाअभिनिष्क्रमण का मतलब है कि जब भगवान बुद्ध सिद्धार्थ के रूप में, भगवान बुद्ध का बचपन का जो नाम है वो क्या है? सिद्धार्थ। यानी कि जब भगवान बुद्ध जो है सिद्धार्थ के रूप में अपने घर को त्याग कर वैराग्य धारण करके और जब घर से निकले थे, तो ये उस समय का महाअभिनिष्क्रमण के एक समय का चित्र है। तो अपन कह सकते हैं कि यह जो चित्र है यह उनके महाअभिनिष्क्रमण के समय का ये चित्र है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, यह चित्र उनके महाअभिनिष्क्रमण का है। अब वर्णन सुन लीजिए। इसमें भगवान बुद्ध जो हैं खड़े हुए हैं, सिर पर मुकुट है, सिर पर मुकुट है, एक हाथ में कमल पुष्प लिए हैं। भगवान सिद्धार्थ जब अपने घर से निकले थे उस समय का चित्रण है। तो आप कह सकते हो कि इसमें भगवान बुद्ध अपने एक हाथ में कमल पुष्प लिए हुए खड़े हुए हैं, सिर पर मुकुट है। ठीक है, उन्होंने शरीर पर एक मोटा यज्ञोपवीत धारण किया हुआ है और एक बाएं हाथ में उनके जो है एक सूत का धागा बंधा हुआ है। उनके होठों से और उनकी आंखों से सत्य अहिंसा झलक रही है। इसी चित्र को देख करके जो देवी निवेदिता है उसने यह लिखा है कि ऐसा अद्भुत चित्र जो है मैंने संसार भर में कहीं नहीं देखा, ऐसा अद्भुत चित्र जो है मैंने संसार में कहीं नहीं देखा। तो आप ये भी कह सकते हो कि बोधिसत्व पद्म पाणी ये जो चित्र है इसके लिए देवी निवेदिता ने क्या कहा था, इस बारे में आप लोग बता सकते हो। ठीक है, और इसी के बाद इसी गुफा के अंदर बच्चों एक दूसरा चित्र है जो कि एक राजकीय जुलूस का चित्र है, राजकीय जुलूस का चित्र है। ठीक है, ये दो चित्र हैं जिनका वर्णन एग्जाम में आपसे कराया जाता है और इन्हीं चित्रों से हमारे भारतीय संस्कृति जो है वह भी चित्रित होती है कि भारतीय संस्कृति या उसका जो लक्षण है वो कैसे आपको इस चित्र में दिखाई देता है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है बच्चों। ठीक है, तो राज के जुलूस का चित्र है, तो आप इसमें वर्णन कैसे करेंगे कि इसी गुफा के अंदर एक राज के चित्र का वर्णन है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों सजे धजे सम्मिलित हुए पड़े हैं। ठीक है, पुरुषों के हाथ में बजाने वाला श्रृंगी बाजा है और कुछ के हाथों में छाता धारण है। स्त्रियों ने कंगन धारण कर रखे, उनके कानों में कर्णावतंस
कर्णावतंस लटक रहे हैं, उनकी कमर लचीली है, उनके नेत्रों में कटाक्ष है, ठीक है ना। इस तरह से एक भारतीय झलक दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि इस चित्र में चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं, चाहे राजा है या गरीब हैं, सब के सब एकदम आनंद में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यह हमारी भारतीय संस्कृति का एक अनुपम चित्र है। इस तरह वो यहाँ पर इस चीज़ का वर्णन करते हैं। फिर आगे कहता है कि उसके बाद में हम लोग जो हैं, ये देखिए तीर बनाते हुए चल रहे हैं। अजंता के बाद में कहाँ गए? दौलताबाद। कहाँ गए? दौलताबाद। अजंता के बाद में गए दौलताबाद, और दौलताबाद से गए एलोरा। कहाँ पर आ गए वो? एलोरा आ गए, ठीक है। अब ध्यान रख लेना, इस तरह से चल रहा है यात्रा का वर्णन, कैसे कैसे यात्राएं हो रही हैं, इसका पूरा वर्णन आप लोगों के सामने चल रहा है। बिल्कुल अच्छे ढंग से मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इस तरह से एक शॉर्ट समरी आप अपने रजिस्टर में नोट करते हुए चलेंगे ताकि पढ़ने में आनंद आ जाए बच्चों। फिर रीडिंग करेंगे। आप देखिएगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप लोगों को रटना पड़ेगा। बहुत सरल ढंग से, आसान तरीके से चीज़ मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एलोरा में आ गए, तो एलोरा के अंदर मुख्य रूप से 3 तरह की गुफाएं हैं। ध्यान रख लेना बच्चों। भाई यहाँ तो अजंता के अंदर तो केवल बौद्ध गुफाएं हैं, अजंता के अंदर तो केवल क्या है? बौद्ध गुफाएं हैं। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें एलोरा में, तो यहाँ पर 3 तरह की गुफाएं हैं। 3 तरह की कैसे गुफाएं हैं? यहीं पर एक हैं जैन गुफाएं, जैन गुफाएं, हिंदू गुफाएं और बौद्ध गुफाएं। जैन, हिंदू, बौद्ध, 3 तरह की गुफाएं हैं, ये ध्यान रख लेना। यानी कि एलोरा की जो गुफाएं हैं उनमें 3 तरह के मंदिर हैं। जैनों के भी मंदिर हैं, हिंदुओं के भी मंदिर हैं, और बौद्ध धर्म के अनुयायी जो हैं उनके भी मंदिर हैं। 3 तरह की गुफाएं हैं। अब इन गुफाओं की संख्या के बारे में आपको ध्यान रखना है। 3 डिजिट हैं, 4, 17, 12, ऐसे ध्यान रखो। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है बच्चों, कि जैसे आपने जो देश है अपना, उसके अंदर हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है। क्या है? हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, तो आप कह सकते हो कि एलोरा के अंदर हिंदुओं की गुफा ज़्यादा है, तो 17 ज़्यादा है। आप ध्यान रख लें कि हिंदुओं की गुफा कितनी है? 17 है, ठीक है ना। और जैन जो हैं अल्प समुदाय में हैं, यहाँ अल्पसंख्यक में आते हैं, तो आप कह सकते हो कि जैन गुफाओं की संख्या कितनी है? 4 है। और जो बच गई है वो क्या है? 12 बौद्ध गुफाएं। तो ये 3 डिजिट याद रख लें आप लोग। एलोरा के अंदर 3 तरह की गुफाएं हैं, जैन गुफाएं, हिंदू गुफाएं, बौद्ध गुफाएं। जैन, हिंदू, बौद्ध। जैन सबसे कम है, ठीक है, हिंदू सबसे ज़्यादा है। तो 4 जो गुफाएं हैं वो जैन गुफाएं हैं, हिंदू गुफाएं जो हैं 17 है, और बौद्ध गुफाएं जो हैं 12 गुफाएं, ठीक है। तो इन गुफाओं का आगे वर्णन करता है। इसके अंदर एक 10वीं गुफा की बात आएगी, जो विश्वकर्मा, जो किस नाम से जानी जाती है? विश्वकर्मा गुफा के नाम से जानी जाती है। फिर उसके बाद में जो 12वीं गुफा है वह 3 तल मंजिला, 3 तल मंजिला गुफा के नाम से जानी जाती है। 16वीं गुफा जो है कैलाश गुफा या रंग महल गुफा, रंग महल गुफा, ये आपको ध्यान रखना है इस तरह से, ठीक है। एक सीता गुफा भी आएगी, लेकिन इन्हीं तीनों गुफाओं का आप लोगों को वर्णन याद होना चाहिए। चूंकि अभी बोर्ड बढ़ रहा है बच्चों, इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं लिख पा रहा हूँ, इसलिए केवल इतना ध्यान रखें कि एलोरा के अंदर ये 3 तरह की गुफाएं, जैन, हिंदू और बौद्ध गुफाएं। अभी हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तब इनकी डिटेल अच्छे से समझेंगे। विश्वकर्मा जो गुफा है वो सबसे बड़ी गुफा है, 276 फीट लंबी गुफा है, ठीक है। इसके अंदर 11.5 फीट की भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है विश्वकर्मा गुफा के अंदर, ठीक है। और जो 3 तल मंजिला है इसमें
भगवान बुद्ध को राम के रूप में पूजते स्थानीय लोग। इसके लिए बहुत रोचक बात है, तो हम लोग इनके बारे में अलग से चर्चा कर लेंगे। तो ये ध्यान रखिए, दौलताबाद से कहाँ आ गए, एलोरा आ गए। अब वापिस सुनिए इनकी घटनाक्रम कैसे चलता है कि एलोरा से ये वापिस दौलताबाद आए और दौलताबाद से ये फिर वापिस कहाँ चले गए, अजंता चले गए। कहाँ चले गए, अजंता चले गए। ये वापिस का क्रम आ गया बच्चों। अब ये ध्यान रखना कि ये एलोरा से कहाँ आ गए हैं, ठीक है, ये वापिस क्रम चल रहा है। एलोरा से वापिस दौलताबाद आए, दौलताबाद से अजंता, अजंता में आकर के बोधिसत्व पद्म पाणि के चित्र को एक बार फिर से देखा और फिर ये अजंता से कहाँ चले गए, वापिस अजंता से चले गए जलगांव। कहाँ चले गए, जलगांव चले गए। और जलगांव के अंदर जो माहेश्वरी समाज के श्री रूपचंद लाठी जी हैं, उन्होंने इनके सम्मान में एक पार्टी का आयोजन कर रखा है, समझो आयोजन किया हुआ था, इसलिए एक रात इन्होंने वहाँ और ठहरा और फिर जलगांव से ये लोग पहुंच गए मुंबई, यानी कि बंबई में पहुंच गए। और लेखक ये कहता है कि बंबई को देखना हमारा उद्देश्य नहीं था, बंबई तो मैं कई बार देख आया था, लेकिन हम लोग यहाँ पर एलिफेंटा गुफाओं को देखने आए थे। अब ये जो एलिफेंटा गुफा है ये कहाँ पर स्थित है, बंबई के अंदर एक एपालो बंदर है। कौन सा बंदर है, एपालो बंदर। बंदर का मतलब मंकी नहीं है, बंदरगाह, ठीक है ना, बंदरगाह, एपालो बंदरगाह। इस एपालो बंदरगाह के 7 मील पश्चिम की ओर, पश्चिम उत्तर की ओर, ठीक है ना, एपालो बंदरगाह के 7 मील पश्चिम की ओर एलिफेंटा की गुफाएं हैं। कौन सी गुफाएं हैं, एलिफेंटा की गुफाएं हैं। ये जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं बच्चों, ये मुख्य रूप से शैव गुफाएं हैं। कौन सी गुफाएं हैं, ये शैव गुफाएं हैं। यहाँ पर भगवान शिव जी को 3 रूपों में चित्रित किया गया है। इन गुफाओं में भगवान शिव को 3 रूपों में चित्रित किया है। कौन कौन से 3 चित्रित किया है 3 रूपों में, एक है पालनहार, दूसरा है सृजनहार और तीसरा है प्रलयंकर, ठीक है। तो ये 3 रूप आपको ध्यान रखना है कि एलिफेंटा की गुफाओं के अंदर भगवान शिव जी को 3 रूपों में क्या किया गया है, चित्रित किया गया है, पालनहार, सृजनहार, प्रलयंकर। यानी कि उसमें 3 तरह के चित्र बने हुए भगवान शिव जी के। एक में वो नटराज की जो मुद्रा होती है उस रूप में नृत्य करते हुए से चित्रित किए गए। एक के अंदर वो तांडव नृत्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो तांडव नृत्य कर रहे हैं। और एक में वो बिल्कुल भाव मुद्रा में अच्छे से बैठे हैं, जैसे संसार का पालन पोषण करने वाले हैं। तो इस तरह से 3 रूपों में भगवान शिव जी का यहाँ पर चित्रण किया गया है। लेखक आगे बताते हैं कि हम बंबई से बीजापुर जाना चाहते थे। कहाँ जाना चाहते थे, बंबई से बीजापुर जाना चाहते थे, लेकिन जबलपुर से कुछ तार और पत्र हमें मिल गए, इसलिए हमें हमारी इस यात्रा को बीच में ही छोड़ना पड़ा। ठीक है, इस तरह से ये पूरी यात्रा का जो है वर्णन कर दिया गया आप लोगों के सामने बच्चों। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद भी आ रहा है, तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कराइए, ताकि और भी ज़्यादा उत्साहित होकर आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया जाए। क्योंकि मैं अभी आप लोगों के जो क्वेश्चन आंसर हैं इस साल के बोर्ड को ध्यान में रख करके मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के जो वीडियो हैं वो भी बनाने वाला हूं और बहुत अच्छे से हम लोग चर्चा करने वाले हैं आप लोगों के साथ में। इसलिए आप बने रहें, जुड़े रहें। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताइए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर नहीं कर रखा है। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।